आज की सबसे बड़ी खबर के साथ भारत के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाले थे। मतगणना के दौरान 752 वोट वैलिड पाए गए हैं, 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता को मिले हैं 452 वोट। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं। एनडीए अपने सांसदों को एकजुट रहने में सफल हुआ है। वहीं एनडीए के 427 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों को जोड़ने से एनडीए के पक्ष में 438 वोट, लेकिन सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं 452 वोट, यानी विपक्ष के 14 सांसदों का वोट एनडीए उम्मीदवार को मिला है। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, एनडीए की बड़ी जीत हुई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उन्हें कुल 452 वोट मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव संपन्न होने से पहले, वोटिंग से ठीक पहले इंडिया गठबंधन यह दावा कर रहा था कि कुछ ऐसे सांसद हैं एनडीए भी जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन पासा एकदम उल्टा पड़ गया है और देखने को मिल रहा है कि एनडीए को जहां जीत मिली, वहीं इंडिया गठबंधन के ही कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्रॉस वोटिंग का मामला जैसे ही आंकड़े स्पष्ट हुए थे उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सेंधमारी कर चुका है एनडीए, और साफ तौर पर जो आंकड़ा है वो उसी ओर प्रदर्शित कर रहा है। जो आंकड़ा है 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, जो कि उम्मीदवार हैं एनडीए के, और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सुदर्शन रेड्डी को 300 मिले हैं जो सांसदों का समर्थन। तो कहीं ना कहीं अब अगले उम्मीदवार के तौर पर जो उपराष्ट्रपति होंगे, जो की जीत हुई है, वो है सीपी राधाकृष्णन। और सीधे तौर पर ये कयास लगातार, मैं सुबह से कई सांसदों से, मंत्रियों से जब बात कर रहा था तो वो इस चीज का अंदेशा लगातार बता रहे थे कि हो सकता है कि कई इंडिया गठबंधन से भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। ये शब्द सुनने में जितना आसान लगे, लेकिन उसका परिभाषा बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये वो चुनाव होता है जहां व्हिप जारी नहीं होता, जिसके चलते तमाम सांसद फ्री होते हैं कि सीधे तौर पर वो वोट कर सके। लेकिन आपने देखा कि क्रॉस वोटिंग को लेकर 14 के लगभग इंडिया गठबंधन के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बाद अब वो कौन है, कौन किसने करा है, कहां से है, किस पार्टी से, उसको लेकर जांच पड़ताल करना अब इंडिया गठबंधन का है। लेकिन बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से मुस्कुरा उठी है, कमल पूरी तरह से खुल चुका है, और एनडीए की अब जीत का देखे सौगात। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पे, जहां तमाम बीजेपी सांसद और मंत्री पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां पहुंच चुके हैं, तमाम सांसद पहुंचेंगे, और धीरे धीरे जो कि खुद विजयी हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और अब होने वाले अगले उपराष्ट्रपति हैं, वो भी कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। और उसके पहले आप तैयारियां देखिए, ये जश्न का आगाज है, क्योंकि बड़ी जीत है बीजेपी की, बड़ी जीत है एनडीए। अपना खेमा तंदुरुस्त रखने को लेकर एनडीए ने भी काफी मशक्कत की है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, ये चुनाव बड़े होते हैं, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जब इसमें बात होती है तो साफ तौर पर ये चीजें निकल कर आती हैं कि इंडिया गठबंधन, बीजेपी ने भी अपने खेमे को साथ रखने को लेकर कई प्रयास किए थे, और सेवा पखवाड़े के रूप में पिछले 2 दिनों से तमाम सांसदों को दिल्ली में रहने को लेकर बोला गया था। एनडीए के साथ तमाम सांसदों को भी अलग अलग बैठकें हो रही थी, जेडीयू की बैठकें हुई, उसके साथ बाकी अलायंस की बैठकें हुई, लगातार जारी थी बात क्या है। और उसके सेवा पखवाड़े के दौरान ये बताइए आपको वोट कैसे करना है, आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद है वो देख तमाम जो आंकड़े हैं उस और साफ सुन रहा है, और बड़ी लेकर लगातार तमाम स्किन क्रॉसिंग इसे करार दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर तो ब्लॉक कर रही थी, जैसे सुदर्शन रेड्डी की घोषणा की थी उम्मीदवार के तौर पर, ये दावा जा रहा था कि इनके है जो कि कुछ वोटिंग कर सकते हैं सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में, वो भी चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं ये ब्लैक नजर आया। संवाददाता आनंद से टूट चुका है, मैं फिर कब आज की देश के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। 452 में है। आपको बता दें कि राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं। अगर हम बात कर लें या गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट हैं। जैसे कि सीपी राधाकृष्णन कौन है के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। चुनाव में सीपी राधाकृष्णन बड़ी है, उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए की बड़ी है। उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं 452 वोट, उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट।
चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाले थे। मतगणना के दौरान 752 वोट हटाए गए, वहीं 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। सीपी राधाकृष्णन प्रथम के मिले हैं 400 वोट। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन कमरिया के लिए 300 वोट। इंडिया अपने सांसदों को एकजुट करने में सफल हुआ है। वहीं एनडीए के 427 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों को जोड़ने से एनडीए के पक्ष में कुल 438 वोट होते हैं। मतलब अब भी 452 वोट जो चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं उनमें से 438 को घटा दिया जाए तो कुल 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत हुई है, एनडीए की बड़ी जीत हुई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में 767 सांसदों ने डाले वोट। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए जश्न मन्नत शुरू हो चुका है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए का खेमा खुश नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद से जो कयास राजनीतिक गलियारों में लग रहे थे कि एनडीए के भी कई घटक दल है जो कि बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन एनडीए ने जो कड़ी मशक्कत की उसका परिणाम अब सामने नजर आ रहा है। एनडीए जहां एक तरफ अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब सवाल इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर उठने लगा है। चूंकि कुल 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, आखिरकार कौन सी पार्टी के हैं, यह चिंता का विषय है इंडिया गठबंधन के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसको लेकर लगातार जांच की जाएगी कि किस पार्टी से है और किसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद एनडीए के एक उम्मीदवार को अपना मत दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये इस चुनाव को आप इतना आसान मत समझिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए साउथ का किला भेदना और बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार देख रहे होंगे पिछले कई चुनाव में बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपना पैर पसार के तमिलनाडु की ओर, साउथ की ओर जाया जाए, लेकिन अभी तक उतनी मशक्कत करने के बाद भी उतनी सफलता उसको नहीं मिली। और यही कारण है कि जो आपकी बार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वो खुद साउथ से हैं, लेकिन साउथ का किला कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस लगातार उसमें विजयी होती हुई और आई है, और आप अभी भी आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो सांसद है कांग्रेस के वो साउथ से जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अपना किला बचाने के साथ साथ तौर पर और अब बीजेपी इसमें कोशिश कर रही है कि इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा सेंधमारी की जा सके, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हिंदी बेल्ट की पार्टी है, लेकिन अब वो विस्तार करते करते, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, लेकिन दक्षिण का किला भेदना अभी भी बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। दक्षिण की अगर बात करें तो कर्नाटक वो राज्य रहा जहां बीजेपी की सरकार आती जाती रही है, हर 5 साल बाद वहां जो चेंज होती सरकार, लेकिन तमिलनाडु ही कोशिश की जा रही है कि वहां भी सेंधमारी की जा सके। कई प्रयास किए, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई से लेकर तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतनी सफलता बीजेपी को नहीं मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी अभी भी उसको लेकर काम कर रही है, और साउथ ही वो जगह है, वो जमीन है जहां कांग्रेस गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है। और यही कारण है कि अपनी मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए, उस किले को बचाने को लेकर साफ तौर पर इंडिया गठबंधन ने भी जो अपना उम्मीदवार है वो दक्षिण से उतारा था। दोनों ही गठबंधन अपने अपने अनुसार दक्षिण को साधने को लेकर रणनीति बना रहे थे, जिसमें इस रणनीति में तो माना जा रहा है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में माना जा रहा है कि एनडीए को सफलता मिली है। और जो क्रॉस वोटिंग है सबसे ज्यादा नजर उनके ऊपर होगी, किसने क्रॉस वोटिंग की, क्या वो कांग्रेस से है, क्या किसी बाकी अलायंस से है, उसको लेकर आगे की जांच तमाम पार्टी से भी करेंगे। लेकिन बड़ा दिन है आज। बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह से कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के कई नेता जो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, और उन्होंने सुनी, और 13 के लगभग जो सांसद हैं उन्होंने एनडीए का समर्थन किया, जिसके चलते बड़ी जीत एनडीए की हुई है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, और कुछ देर बाद ही यहाँ पर, यानी मेरे पीछे जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का घर है वहां पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे और सांसद भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से भी कई नेता मौजूद रहेंगे जो उनको बधाई देंगे। तो आज का जो रण है वो एनडीए ने जीता है, और देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचने वाले हैं। आप भी नजरें बनाए रखिएगा। आनंद, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन।
एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है, उन्हें कुल 452 वोट मिले। वहीं इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट मिले हैं। मतलब साफ तौर पर अब यह कहा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और क्रॉस वोटिंग की गई है। इन्हें तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से दीनदयाल बंडवाल जी। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सागर कुमार जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। एनडीए की बड़ी जीत हुई है और सबसे बड़ी शुभकामना इसलिए क्योंकि आपने अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफलता हासिल की है। धन्यवाद आयुष जी। मैं सबसे पहले झारखंड की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी झारखंड की तरफ से नए उपराष्ट्रपति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि दो कारण है। पहला कारण, वो राज्यपाल झारखंड का रह चुके हैं, इस नाते से भी उनका झारखंड से बहुत लगाव रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप आयुष जी समझिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कहीं न कहीं झारखंड से उनका लगाव रहा। झारखंड के दोनों गवर्नर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और झारखंड के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों झारखंड में गवर्नर के पद पर रह चुके हैं। आयुष जी, मैंने पहले भी कहा था, इसके पहले एक डिबेट में मैंने कहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो ऐसे व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक गौरव की बात होती है। इसमें निश्चित तौर पे विपक्ष को साथ देना चाहिए। अगर उनके पास नंबर गेम नहीं था तो साथ देते और एक साथ अगर निर्विरोध चुने जाते तो शायद एक बड़ा इतिहास बनता भारत का और भारत को बड़ा गर्व मिलता। लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराने का प्रयास किया। उनके बड़े नेताओं ने अंतिम दौर तक बोला कि क्रॉस वोटिंग होगा, क्रॉस वोटिंग होगा। और अंतरात्मा की आवाज का भी बात उन्होंने कई बार उठाई। किस अंतरात्मा की आवाज? एक जो न्यायविद रहे हैं, न्यायविद। अगर आज आप समझिए कि कांग्रेस अगर आज न्यायविद को उतारी है तो सिर्फ बेइज्जत कराने के लिए उतारी थी। अगर उनके पास बहुमत होता तो निश्चित तौर पे वो सोनिया गांधी और किसी अन्य का नाम लेकर वो आगे बढ़ती। परंतु उनके पास चूंकि बहुमत नहीं था, उनको लगा कि पॉलिटिकल हार होगा, इससे बेहतर है कि एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाए जिनका राजनीति में बहुत ज्यादा उनका नहीं रहा, उनका राजनीति से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहा था। परंतु यह समझना चाहिए कि एक न्यायविद को जरूरत क्या है उनको इस तरह का जगह पे उतारना। और उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी न किसी रूप से कांग्रेस के ट्रैप में आ गए, कांग्रेस के ट्रैप में आ गए। अरे वो न्यायविद रहे हैं और मेरे ख्याल से कम उन्हें अपने पूर्व के पद का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की के ट्रैप में ना आए। परंतु चलिए, कोई बात नहीं है, जो हुआ उसकी परिणाम। और आज देखिए कि जो क्रॉस वोटिंग कराने के तमाम हथकंडे अपनाए, वो उनके पार्टी खुद क्रॉस वोटिंग करके आज हमारे उपराष्ट्रपति के पक्ष में वोट डाला। और ये देश का गौरव की बात है। देश का एक ऐसे व्यक्ति जो दो बार सांसद रह चुके हैं, उनकी बहुत लंबी राजनीतिक हिस्ट्री है, कई जगह गवर्नर रहे हैं, झारखंड में भी रहे, महाराष्ट्र में भी रहे। तो कुल मिला के कहा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति का आज उपराष्ट्रपति चुनना, जो कम से कम एक पॉलिटिकल अंदाज से भी देखिए, देश के अंदाज से भी देखिए, राज्य के भी अंदाज से देखिए और सांसद के हिसाब से भी देखिएगा, एक बहुत ही समझदार, बहुत ही जानकार व्यक्ति का उपराष्ट्रपति बनना यह देश का गौरव की बात है। मैं उन्हें फिर से झारखंड और झारखंड भाजपा के तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, झारखंड बीजेपी भी है, सीपी राधाकृष्णन को बधाई दे रही है चूंकि एनडीए की बड़ी जीत हुई है। अब हम सीधा चलते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। देखिए सुनील जी,
बहुत दावे किए जा रहे थे इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं की ओर से कि आने वाले दिनों में, यानी आज के दिन का जिक्र किया जा रहा था अतीत में, कि जब चुनावी परिणाम आएंगे तो सब चौंक कर रह जाएंगे, क्योंकि एनडीए में भी कुछ ऐसे नेता हैं, एनडीए में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की जीत हो। अब जब चुनावी परिणाम सामने आए तो सही में ये चौंकाने वाले थे, क्योंकि आपके ही कुछ 13 या 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। अब सवाल यह है कि किसने किसकी अंतरात्मा की आवाज सुन ली। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में संपन्न हुआ है, लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत में, और श्री सीपी राधाकृष्णन जी आज पुनः एक बार उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जीता है और उनका शपथ दिलाई जाएगी, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की ओर से, झारखंड कांग्रेस पार्टी की ओर से, और बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथी बोल रहे थे कि न्यायाधीश को क्यों उतारा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस उठते हुए करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, अगर इतिहास में उसने काम किया हो कि किसी को खड़ा नहीं किया और निर्दोष जिलाने का काम किया, तो आप स्पष्ट करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी अधिकार है, और हम अधिकार के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया है। जीत और हार एक लोकतंत्र की सुंदरता है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी ये समझती नहीं है, समझने की जरूरत है कि महागठबंधन आपको वोट चोरी के आरोप में, जिस तरह से आपने वोट चोरी किया है पूरे देश में, वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। सदन से सड़क तक आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा, इसको मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। स्पष्ट करने के साथ आपको बताते चलूं, भारतीय जनता पार्टी, अगर यह जीत हुआ है तो शांति से इस जीत को स्वीकार करने की जरूरत है। और जब व्हीप आपको आयुष जी स्पष्ट मैं करूं, आपको जानकारी है कि राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हीप जारी नहीं होता है। तो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनको जहां पर अपना मतदान देना था उन्होंने मतदान देने का काम किया, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल अपनी अपनी दावे चुनाव के पूर्व करता है, हर दल चुनाव करता है। तो महागठबंधन ने भी अपनी तैयारी की थी और उसने भी दावा करने का काम किया, लेकिन महागठबंधन यहां पर कहीं ना कहीं डिफीट खाया है और एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। तो श्री राधाकृष्णन जी को पुनः हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको बहुत देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के साथी बताया कि धनखड़ साहब क्यों छोड़ दिए उपराष्ट्रपति का पद, किस कारण से छोड़ दिए, 50 दिन पहले चले गए, क्या कारण था कि उन्होंने अचानक छोड़ दिया, और अभी तक वो कहां है उनकी अता पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पष्ट करे कि वो नेता कहां हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, बड़े नेता रहे हैं, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन पर ऐसी क्या दबाव भारतीय जनता पार्टी का पड़ा। देश के प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कैसी दबाव पड़ा कि उनको इस्तीफा एट ए टाइम दे देना पड़ा और छोड़कर उनको हटना पड़ा। ये भी देश की जनता को बताने की सवाल का भी जवाब हम लेंगे। फिलहाल चलते हैं हम एनडीए की एक और घटक दल के पास, जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ हैं। सागर जी, एनडीए की बड़ी जीत के लिए बहुत बधाई, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात कर लिया जाए, इस जीत को लगभग तय ही माना जा रहा था। हालांकि आंकड़े उम्मीद से कुछ ज्यादा आप लोगों को मिल गए चूंकि क्रॉस वोटिंग हुई है, और इस जीत को लेकर जो जादुई आंकड़ा होना चाहिए था वो आप लोगों के पास था। लेकिन ऐसे में सवाल कई राजनीतिक दल को लेकर उठ रहे थे, एनडीए के भीतर ही कई राजनीतिक दल को लेकर सवाल उठ रहे थे, ये इधर चल जाएंगे, ये उधर चल जाएंगे। देखिए आयुष, झारखंड जेडीयू की ओर से भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर 17वें आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को हम बहुत बधाई देते हैं और आगे उनके सार्थक कार्यकाल की हम कामना करते हैं। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष पद से लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने तय किया और यह सफर बेहद शानदार रहा। आज जो उनकी जीत हुई है ये दर्शाता है कि लोकतांत्रिक सुदृढ़ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली आ रही देश में ये एनडीए की सरकार के प्रति पूरे देश में कितना विश्वास और जन समर्थन है। झारखंड के भी राज्यपाल रहे, हम लोग कई बार मिलने जाते थे और हमने हमेशा देखा कि बेहद मृदुभाषी और एक
समर्पित नेता, जिसको हम कहें योग्य, सक्षम, सभी गुणों से परिपूर्ण। और झारखंड के मुद्दों पर हम लोग जब भी उनसे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, सरकार के संबंध में कोई बातचीत हो, या कोई भी तरह का विषय हो, हम लोगों ने देखा है कि बहुत समय देते थे और बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझते थे। और जितने दिन भी यहाँ रहे, बहुत अच्छा झारखंड में भी उनका कार्यकाल रहा। और आपने देखा कि किस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान, एक नैरेटिव इंडी गठबंधन के तरफ से तय किया गया कि इस बार हो सकता है कि एनडीए के सांसदों के तरफ से क्रॉस वोटिंग की जाएगी। और जो इंदिरा गांधी जी के आह्वान पर वीवी गिरी जी जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुने गए थे, उसी प्रकार इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मुंह की खानी पड़ी, लोग जमीन पर गिरे, क्योंकि देश की जो सरकार है, इस सरकार को जनता ने चुना है। और हमारे पर आज 15वां साल हो गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, ये थर्ड टर्म सरकार चल रही है। लेकिन आप देखिए कि कितना विश्वास लोगों का है। और इसी तरह का नैरेटिव बिहार के चुनाव में सेट किया जा रहा है कि इस बार तो सीटें नहीं आएंगी, इस बार तो हमारी जीत हो रही है। तो ये सब शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, ये लोग देखते रहते हैं। हम लोगों को इससे कोई, हम लोग बहुत व्याकुल नहीं होते हैं, बहुत चिंतित हम लोग नहीं हो रहे हैं। हम लोगों को ये जो रिजल्ट आया है उससे हम बेहद खुश हैं। हमने कहा कि वो एक रिटायर्ड जस्टिस थे, उनकी इन लोगों ने बेइज्जती कर दी, उनको ह्यूमिलेट करने का काम किया, उनको पार्टी बना दिया। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो उनको पार्टी बना दिया इन लोगों ने, मोहरा बना दिया। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को इन लोगों ने टिकट क्यों नहीं दिया, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया? कोई विपक्ष का व्यक्ति, कोई विपक्ष का नेता उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आयुष, इन्हें मालूम था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। हमारा तो जो एनडीए का जो सभी घटक दल मिला करके 439 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो रहा था, लेकिन हमें वोट 452 मिले। अब यहाँ पर विपक्ष के लोग हम लोगों को बताएं कि जो क्रॉस वोटिंग इनके तरफ से की गई है उस पर ये क्या जवाब देंगे? हमारे सांसदों पर इनको भरोसा था कि हमारे जो एनडीए के सांसद हैं वो इनको वोट करेंगे। तो जो योग्य व्यक्ति होगा उसको ही लोग वोट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुदर्शन रेड्डी जी अच्छे व्यक्ति नहीं है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन एक पॉलिटिकल व्यक्ति वो नहीं है। और उन्हें इन लोगों ने पार्टी बना दिया। पूरे देश में जब वो न्यायविद थे, जब वो जस्टिस थे, तो उनके जो निर्णय थे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसका बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उनके इन लोगों ने बेइज्जती करा दी। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या कारण हो सकते हैं? क्या विचारधारा कारण हो सकता है? यही तो मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रीयता कारण हो सकता है। यही मैं बता रहा हूँ कि जो बात इंडी गठबंधन के लोग बोलते थे कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर वोट करना चाहिए, दलीय भावना से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए, और तमाम तरह के जो दलील ये लोग दे रहे थे, वही सारी दलीलों को देखते हुए इन्हीं के सांसदों ने दलीय भावना से ऊपर उठ करके लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रख करके वोटिंग की। और अब आने वाले समय में भारत की संसद में हम लोगों को, सभी सांसदों को और भारत की जनता को इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। चलिए, अगले राज्यसभा के सभापति होंगे सीपी राधाकृष्णन, और ऐसे में देखिए मुद्दा 438 वोट को लेकर बहस नहीं है, वो बहस है उन 14 वोटों को लेकर। आखिरकार किस राजनीतिक दल के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है और क्या है विषय, मतलब क्या कारण हो सकता है? क्या क्षेत्रीय कारण है, या फिर दलगत भावना से उठकर अपने अंतरात्मा की आवाज उन लोगों ने सुन ली, या फिर विचारधारा की बात है? इसे इन्हीं तमाम विषयों पर हमारी भी चर्चा है। हम रुक करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। क्षितिज जी, क्या झारखंड में तमाम राजनीतिक दलों को खुश नहीं होना चाहिए? क्योंकि झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू अभी देश की राष्ट्रपति हैं, झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन अब देश के उपराष्ट्रपति हैं। कहीं ना कहीं खुशी तो तमाम राजनीतिक दलों में होगी भी, अगर इस आंकड़ों को अगर छोड़ दिया जाए एक पल के लिए। देखिए आयुष, खुशी की बात तो वो तो कोई उपराष्ट्रपति बनता तो खुशी होता। अगर झारखंड के वो उपराष्ट्रपति झारखंड के राज्यपाल रहें और वो अगर उपराष्ट्रपति बने, कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं हैं जो हमारे दिल को दर्द देती है, लेकिन वो दर्द को आज बयां करना
उचित नहीं होगा। सबसे पहले तो हम उनको उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और यह आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में वह विपक्ष की भी भूमिका, विपक्ष की भी बातों को सुनेंगे और विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाएगा और विपक्ष को भी समय दिया जाएगा, विपक्ष की भी मुद्दाओं को रखी जाएगी। दूसरी चीज आपने कहा कि, और हम बार बार दोनों प्रवक्ताओं, मुझे लगता था कि आज रोका जाएगा, आज उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या किसी लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अगर किसी के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसकी बेइज्जती होती है क्या? क्या हमारे जो कैंडिडेट थे उनको क्या हम लोगों ने जबरदस्ती, नहीं, कहीं से भी क्या ये हुआ है क्या कि उनको जबरदस्ती खड़ा कर दिया? ये बेतुका बयान, ये एकदम गिरी हुई घिनौनी बयान मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों आप किसी कैंडिडेट को कह रहे हैं कि बेइज्जत किया गया है? कैंडिडेट को बेइज्जत किया है वो इसलिए क्यों? क्योंकि वो जस्टिस थे और वो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े। क्या ये नियम या ये कानून है क्या कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति होगा वही व्यक्ति जाकर के वो उसको वो कर सकता है? एक जस्टिस है, वो तो निष्पक्ष होकर के इस पर वो करेंगे। ये तो अच्छी बात, दीनदयाल जी आप ही के पास, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कैंडिडेट के विषय में ये कह दिया कि उनको बेइज्जत किया गया है। कोई तुक नहीं, बेतुका बयान। अगर हमारा कैंडिडेट है, क्या उस कैंडिडेट को कहीं से भी इनके पास कोई वो है क्या कि उन्होंने कहा कि नहीं इनको जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया? इन्होंने कहा कि नंबर नहीं था तो अब खड़ा क्यों किए? ये हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र की श्वास है, ये लोकतंत्र की आत्मा है, ये लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हम चुनाव लड़ते हैं और उसके सामने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ये लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक प्रक्रिया है, ये हमारा अधिकार है। हमने अधिकार को यूज कर दिया तो हमने किसी को बेइज्जत कर दिया। क्यों? हम इसलिए डर जाए, हम इसलिए लोगों को खड़ा नहीं करे काहे कि हमारे पास नंबर नहीं है। ये सोच करके क्या अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगा तो उस व्यक्ति को क्या कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहिए? तब तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। गुजरात की एक घटना था लोकसभा चुनाव में, जहां पे कि इस बार जब लोकसभा का काउंटिंग हुआ था तो काउंटिंग शुरू होने से पहले एक सांसद गिना गया था। वहां लोकतंत्र की हत्या की गई थी कि हमारे विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उसको भाजपा में ला दिया गया था। उस वक्त लोकतंत्र की हत्या हुई थी। हम लोग लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कैंडिडेट उतारे हैं, इसमें कहीं से गलत नहीं और किसी की बेइज्जती नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर। लेकिन हाँ, आज चर्चा यह भी होनी चाहिए आयुष जी कि आखिरकार इस चुनाव की अभी आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिरकार वो क्या कारण था कि हमारे पूर्व के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? अगर उनकी स्वास्थ्य कारण थी तो अभी वो कहां है? अगर गंभीर बीमारी होगी तभी तो जाकर के उन्होंने छोड़ा है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। तो आपने उन्हें किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखा? आप लोगों से छुपा करके कहां है वो? हम खोज रहे हैं। हमारा अधिकार है कि जानना कि हमारे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति कहां चले गए। आखिरकार क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा? ये भाजपा को करना पड़ेगा। और जब वो उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा दे रहे थे, हमें लगा कि वो लिखे हैं तो बीजेपी इसको स्वीकार नहीं करेगी। वो कहेगी कि ठीक है लेकिन आप इस्तीफा मत दीजिए, आप उसका ध्यान रखिए लेकिन इस्तीफा नहीं दीजिए। आपको याद होगा कि बिल्कुल क्षितिज जी, आप बेहद महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। आपके पास एक बार फिर हम लौटेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन आज उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है, कुल 452 वोट मिले हैं। लेकिन सवाल अब 50 दिन पीछे जाकर उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया था, और लगातार इंडिया गठबंधन के नेता इस सवाल को उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाया जा रहा है एनडीए ब्लॉक की ओर से कि आखिरकार एक सक्रिय राजनीति में जो लगातार हिस्सा लेते हैं व्यक्ति, उनको क्यों नहीं मौका दिया गया, उनको क्यों नहीं चुनाव में उतारा गया, एक जस्टिस को क्यों चुनाव में उतारा गया। हमारी चर्चा जारी रहेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं संपन्न हो गई हैं और एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है। एनडीए को बड़ी जीत मिली है, कुल 452 वोट मिले। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। इंडिया उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट मिले हैं। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। राधाकृष्णन उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे। पीएम ने यह कहा है, संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे, संसदीय संवाद को समृद्ध करेंगे। अमित शाह ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी है, नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी
नए उपराष्ट्रपति को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत में हुई है। हाँ, तो सीपी राधाकृष्णन कौन है ये जानते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। गोंडर कुंगू वेलालर समुदाय से आने वाले ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस की विचारधारा से जो नेता हैं। कोयंबटूर से 1998 और 1999 में 2 बार लोकसभा सांसद बने। झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। गैर विवादास्पद नेता के रूप में जाने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है और लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही आपको बताएं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें बधाई दी है। हम सीधे चलते हैं क्षितिज मिश्रा के पास। क्षितिज जी, बात पूरी नहीं हुई थी, बात पूरी कर लें आप। चर्चा करने की भी आवश्यकता है कि आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई और सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना क्यों पड़ा और वो अभी कहां है। ये जो सवाल लगातार हमारी विपक्ष पूछ रही है, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं नहीं है और इसका जवाब कहीं पर नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, हमें आपत्ति इस चीज से है और ये सवाल छोड़े जाते हैं कि आखिरकार हम ये जानना चाहते हैं हमारे दोनों विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं से, क्योंकि इन्होंने ऐसी शब्द का प्रयोग किया है जो कि दुखद है कि क्या लोकतंत्र में कोई आदमी किसी के विपक्ष में अगर चुनाव लड़ता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जीतेगा कि हारेगा। ये जरूरी नहीं है किसी का जीत। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारे देश में, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव कोई खड़ा होता है तो उसका बेइज्जत किया जाता है। चलिए, आपके तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। बेइज्जत कर रहे हैं आपके तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। सागर जी आएंगे आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। हमारे साथ दीनदयाल बंडवाल जी जुड़े हुए। दीनदयाल जी, देखिए चुनावी परिणाम आपके हक में आया है, बहुत बड़ी जीत मिली है एनडीए को। चलिए, खैर ये विषय एक तरफ, विपक्ष 50 दिन पीछे चला जाता है और यह पूछता है कि जगदीप धनखड़ ने उस वक्त उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया था। हालांकि उन्होंने कह दिया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे, लेकिन सवाल यह उठाया बार बार जा रहा है कि आखिरकार उन्हें आइसोलेट क्यों किया गया। सबसे पहली बात तो आयुष जी, जब उनका पत्र ही सामने से रखा गया है कि स्वास्थ्य कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लग रहा है कि आज के परिवेश में सही है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उन पर फिर डाउट करना अच्छा बात नहीं है। अब अगर वो पारिवारिक स्थिति में परिवारिक के साथ कहीं रह रहे हैं तो इन्हें खोजने का अधिकार भी नहीं है किसी खास व्यक्ति के लिए। और दूसरी बात उनकी भी निजता है। दूसरी बात सबसे बड़ी बात तो इनको यह जवाब देना चाहिए कि 14 वो कौन सांसद हैं जो आपको धोखा देकर, जिसकी बात कर रहे थे, धोखा देकर आज नरेंद्र मोदी के साथ आए हैं। इनको तो यह खोजना चाहिए, यह मनन करना चाहिए। तो मनन ना करके ये ऐसी बातों में उलझ रहे हैं जिसका अब कोई अर्थ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एक बात और कही है, आयुष जी समझने का जरूरत है कि चुनाव लड़ना कोई गलत नहीं है, चुनाव लड़ना चाहिए और हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार भी है। परंतु जो ये जब जान रहे हैं कि हमारे पास नंबर गेम नहीं है, तो कांग्रेस के नेताओं या अदर्स जो इनके गठबंधन हैं, उनसे बाहर जाकर एक ऐसे व्यक्ति को लाना जो जान रहे हैं कि वो हारेंगे, हारना तय है, क्योंकि इनके पास नंबर गेम नहीं है। लोकतंत्र में तो नंबर गेम की आवश्यकता है, नंबर गेम नहीं है। परंतु तब यह शक होता है कि जरूर उन्हें उनका इनके दलों से कोई पुरानी रंजिशें रही होगी जिसका उन्होंने बदला लिया, नंबर 1। नंबर 2, आप इसके पहले भी देखे होंगे जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो इन्होंने जसवंत सिन्हा को उतारे थे। अरे भाई, आपके पास उस समय भी नंबर गेम नहीं था। इनको लग रहा था कि भाई हम कोई अपने नेताओं को उतार कर शायद इनकी ज्यादा छेछा लीडर होती, इसलिए बाहर के से लोग आयातित हो करके लाते हैं।
इन सब बातों से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस या गठबंधन को अपने आप में मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब राष्ट्रपति, देखिए ये सामान्य सांसद विधायक का चुनाव नहीं है। बिल्कुल। अगर सामान्य सांसद विधायक का चुनाव होता तो आप 30 कैंडिडेट खड़ा होते हैं, आप भी खड़ा कीजिए, करना चाहिए, ठीक है ना। लगातार आज 5 वर्षों से, 5 टर्म से, 4 से 5 टर्म से रांची में चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का भी लड़ रहे हैं, वहां भी हार हो रही है, सांसद का लड़ रहे हैं, वहां तो बातें नहीं हो रही है। इसलिए बातें नहीं हो रही है कि वहां अधिकार है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, वहां भी है सर। परंतु जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कहीं न कहीं यह विचार करना चाहिए। आप बीच में टोका टोकी मत कीजिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए, बेंच जैसा मैं तो चलिए, बीच में बेंच जैसा मैं तो चलिए, मैंने गलत है, मैंने एक बात बीच में नहीं बोला था, आप कम से कम मर्यादा किया, जब भी आप आते हैं बीच में बेंच जैसा उड़ाने लगते हैं, आप आपको मर्यादा नहीं मालूम है, आपको डिबेट का मर्यादा नहीं मालूम, आप डिबेट मत कीजिए, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, राजद से सिखाएगा सच्चाई, राजद से सिखाएगा बिहार और झारखंड में किसी बात से संतुष्ट नहीं है, आप तो बहुत झूठ है, आपको बोलने आप किसी बात से संतुष्ट नहीं है, बड़े नेता पूरा आप किसी बात से संतुष्ट नहीं है, आपके पास आएंगे, बिल्कुल उस बात को रखिएगा। चलो सुन लेते हैं। नहीं है, आप बीच में मत लपट बोलिए, गलत है, झूठ बात नहीं करेंगे। आप जो बोल रहे थे कुछ भी बोल रहे थे, संतुष्ट है, हम आपके पास आएंगे, आप मैंने गलत है, आप इन्हें चुप कराइए। क्षितिज जी, आप अगर किसी बात से असंतुष्ट हैं, ठीक है, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। अगर आप किसी बात से असंतुष्ट हैं, आप बिल्कुल उसको रखिएगा, हम आपके पास आएंगे, पूरा समय देंगे, आप उनकी बातों का खंडन कीजिएगा अगर आप असंतुष्ट हैं। अभी बोल लेने दीजिए, हम नहीं होने देंगे, बात पूरी कीजिए दीनदयाल जी। आयुष जी, मैं अपनी बात से वहीं से फिर से शुरुआत करता हूं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो गरिमा भारत के लिए रखना चाहिए। अगर आप सोचिए, आप जब आपको पता ही है, जब विपक्ष को पता है कि राधा कृष्णन जी को बनना तय है, चूंकि नंबर गेम यहां है, तो नंबर गेम है, तो अगर ऐसा होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, हुआ नहीं, चलिए जीत हमारी हुई, राधा कृष्णन जी की जीत हुई है ना, जीत का कोई ये था ही नहीं, चूंकि नंबर गेम हमारे पास था पहले से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी ही मान सम्मान बढ़ती। आज ये भले समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी मान सम्मान बढ़ती तब जब मिलजुल कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। मुश्किल यह है आयुष जी कि ना ये अपनी मर्यादा समझ रहे हैं, ना देश की मर्यादा समझ रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ मतलब है किसी तरह मुर्गा लड़ा देने से कि भाई हमको लड़ा देना है, और लड़ा क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति को लाना है जिनको पॉलिटिकल, जिसको पॉलिटिकल, चलिए मैंने अपनी बात वापस लिया, चलिए मैं अपनी बात वापस ले लिया, अरे मैं अपनी बात वापस लिया, मैंने अपनी बात वापस ले लिया भाई, परंतु ले लिया मैंने ले लिया जी। उपराष्ट्रपति चुनाव है, ठीक है, मैंने अरे मैंने इसीलिए तुरंत 1 सेकंड में मैंने वापस लिया, इनके बोलने के पहले लिया। परंतु देखिए, समझिए बात को कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, देखिए पूरा दुनिया के लोग का निगाह रहता है भारत के लोकतंत्र। सही बात है, पूरा दुनिया के लोग। आज अगर क्रॉस वोटिंग हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं कि क्रॉस वोटिंग होना चाहिए, चाहे जिनका भी है, परंतु हुआ। अगर आपको समर्थन करना, मुखर होकर निश्चित तौर पे, परंतु आज हुआ, यह भी इनके लिए अच्छी बात नहीं है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, अगर मिलजुल कर करते तो और अच्छी बात रहती। चलिए कोई बात नहीं है, मैं फिर से झारखंड की तरफ से, आप चाहते थे कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव हो तो एक मुस्त निर्विरोध कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाए। हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। अभी मंथन करने का समय आ गया है सुनील जी, मतलब इंडिया गठबंधन में वो कौन से सांसद हैं जो आखिरकार आपकी पार्टी, या हो सकता है कि क्षेत्रीय बात भी होगी या विचारधारा की बात भी होगी, लेकिन फिर सवाल हो जाता है वही कि इंडिया गठबंधन की क्या विचारधारा से वो खुश नहीं थे, या सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व उन्हें ज्यादा भाग गया था। अभी तो फिलहाल इस पर मंथन करने की जरूरत है इंडिया ब्लॉक को। देखिए आयुष जी, आप जो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न किए थे धनखड़ साहब क्यों सडनली इस्तीफा दिए, तो इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारण से। तो स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा देने का मतलब था कि सदन शुरुआत से पहले ही इस्तीफा दे देते।
सदन शुरुआत होते उन पर कैसा दबाव बनाया, किसने दबाव बनाया कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और ये बार बार अपने शब्दों पर कि उनको अपमानित करना, मुर्गा लड़ाई, मुर्गी लड़ाई, आप इस तरह की बातें न करें। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की, आप कहते हैं आज चुनाव हुआ है, आज जीत एनडीए की हुई है, तो राधा कृष्ण साहब की जीत हुई है, उनको पूरे हम सभी महागठबंधन के लोगों ने बधाई दिया है। यह लोकतंत्र की सुंदरता है। लोकतंत्र में सभी को अपनी अधिकार है खड़ा करने का। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई साहब को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया? गलत करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। एक स्पष्ट करेंगे कि एक न्यायाधीश को क्यों राज्यसभा बनाया? ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में सभी की अधिकार है आपको चुनावी प्रक्रिया में आने की, जब आने की, तो उन्होंने आया। अब महागठबंधन ने आदरणीय हमारे उनको बनाने का उम्मीदवार बनाया सुदर्शन रेड्डी साहब को। हमारा यह कैसे आप कह दिए, जब आपको जानकारी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, अपनी अपनी मनोविचार के अनुसार लोग अपना मतदान करते हैं। मतदान किए, एनडीए के आदरणीय राधा कृष्ण साहब की विजय हुई, हम स्वागत करते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें करती है, आपको पता है कि 2013 में झूठा मामला लाकर आपका कैग के विनोद कुमार राय साहब ने बताया देश को कि यहां पर घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ, और उसके बाद उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में। और वही विनोद कुमार राय को भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया? भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सीईओ बना दिया, भारतीय बैंकिंग बोर्ड का क्या बना दिया? उनको चेयरमैन बना दिया। और वही 2021 में कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में गलती हुआ था, इसको मैं वापस लेता हूं, ये हमसे गलती हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा साजिश करके राजनीति करना चाहती है और सत्ता के करीब रहना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात न सिखाए। आज सीपी राधाकृष्णन कौन सा है? सीपी राधाकृष्णन साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर इनमें थोड़ी भी होती है ऐसी बात तो तटस्थ किसी व्यक्ति को लाकर देश के उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार में खड़ा करते नहीं। ये अपने सदस्य के, अपने दल के, मैं नहीं कह रहा हूं कि महागठबंधन नेता को खड़ा करते। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी थोड़ी भी अपनी विश्वास होती भारतीय जनता पार्टी को, तो एक तटस्थ व्यक्ति को लाकर खड़ा करने का काम करते। तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाया, राधा कृष्ण साहब को उम्मीदवार बनाया, स्वागत है। तो आप इस तरह की बातें चैनल में आकर कि लोकतंत्र, भाई आज के बाद उपराष्ट्रपति बन गए, अब शपथ लेंगे, ये चर्चा तो खत्म हो जाएगा। यही नियम है। लोकसभा विधानसभा की चुनाव होती है, वो देश के लोकतांत्रिक वो भी चुनाव है, वो भी चुनाव होती है। आप डिबेट कराएंगे, चर्चा कराएंगे, चुनाव समाप्त होता है। जिस दल को सत्ता मिलती है विपक्ष स्वागत करता है, लोकतंत्र की सुंदरता है। और फिर वो बात चर्चा खत्म हो जाती है और चर्चा अन्य विषय पर लगातार आपके यहाँ होते रहता है। हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है, इसका काम है देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चर्चा कराने का। अब आपने कहा कि अब आपको मनन करने की आवश्यकता है। ठीक है, कहां पर क्या बातें हुई है, किस तरह की बातें हुई है, महागठबंधन इस पर बैठकर, ये आप जानते हैं कि जब चुनाव की हार होती है तो समीक्षा बैठक की जाती है। महागठबंधन समीक्षा बैठक करेगी, समीक्षा बैठक करने के बाद निर्णय लेगा। चलिए, महागठबंधन समीक्षा बैठक, इंडिया ब्लॉक समीक्षा बैठक करेगी और यह समीक्षा करेगी कि आखिरकार किन कारणों की वजह से 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या वो बात क्षेत्रीयता के आधार पर सामने आई थी, या फिर हो सकता है विचारधारा की बात हो। लेकिन फिलहाल इन विषयों पर कुछ भी चर्चा करना बहुत जल्दी होगा। पार्टी समीक्षा कर लेगी, इंडिया गठबंधन समीक्षा कर लेगी, ये उनके गठबंधन का विषय है। लेकिन अभी बात हो रही है सीपी राधाकृष्णन की जीत पर। आप दक्षिण भारत से आते हैं, आरएसएस की विचारधारा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। हमारी चर्चा जारी रहेगी। अब लगातार चर्चा कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है, उन्हें 452 वोट मिले हैं और अब सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अतिथियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जदयू से सागर कुमार जी हैं। सागर जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बातों को रखें। अच्छी बात है, थोड़ी देर से बोलने का अवसर आया तो कुछ और बातें भी सामने आ गई। सबसे पहले राजद का जवाब देना था, लेकिन अब उससे पहले कांग्रेस का जवाब दे देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि रंजन गोगोई को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। सबसे पहली बात तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 16 मार्च 2020 को रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा था और देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 80 में जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया।
इसमें न कहीं भारतीय जनता पार्टी है, ना कहीं जेडीयू है, ना कहीं एलजेपी है, ना कहीं एनडीए है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जी को जबरदस्ती इस्तीफा दिला दिया गया। आप एक बात जानते होंगे कि जिस समय धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति, जो आज जैसे सीपी राधाकृष्णन जी के सारी प्रक्रिया हुई, उस समय जब उनके लिए हो रही थी, उस समय ही इन्होंने असमर्थता जताई थी कि हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमको इस पद पर न भेजें तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी चूंकि एक योग्य व्यक्ति थे, एक सक्षम व्यक्ति थे, उनका काफ़ी अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा था और बंगाल में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने बंगाल में जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्य थे जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए थे, उसको रीस्टोर करने का उन्होंने काम किया था। इसी को देखते हुए उस समय भारत की सरकार ने और एनडीए के घटक दलों ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया था, उनके मर्जी के विरुद्ध जाकर। लेकिन समय का ये रहा, उनसे नहीं वो कंटिन्यू कर पाए, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दिया। अब इसको कोई पॉलिटिकल रंग देने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई तुक नहीं है कि उनको हटा दिया गया, उनको भगा दिया गया। ये सब बोल करके आप, एक मुद्दा है, एक मुद्दे पर आप बोलिए, 10-20 दिन, 50 दिन, 100 दिन राजनीति कर लीजिए उस मुद्दे पर, वो अलग विषय है। लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा है और अपने ही हाथ से उन्होंने सिग्नेचर किया है कि भाई हम अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जी किस तरीके से बोल रहे थे, जगदीप धनखड़ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं कही कि हमें हटाया गया है। तो ये सब बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं लोग, वोट चोरी कर रहे हैं। अरे भैया, हम लोग वोट चोरी करते तो 400 पार होते हम लोग। जो हमारा लक्ष्य था 400 पार का, जो नारा हम लोग 400 पार का रखे थे इस बार के चुनाव में, वो संकल्प हमारा पूरा होता। अगर हमने वोट चोरी किया होता तो उस संकल्प को हम अभी पूरा किए होते, 239 में नहीं अटक जाते, 292 में। तो ये सब आरोप बेबुनियाद। अब जनता इनको वोट नहीं दे रही है तो इनका आरोप अब भारत की सरकार को बदनाम करेंगे, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करेंगे। और अभी बोले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कि हम तो क्या बोले, हाँ हमने लिखा है कि कोई भी उपराष्ट्रपति बनता तो हमें खुशी होती। अरे तो भैया, जब आपको खुशी होती तो फिर काहे को उम्मीदवार उतार दिए, निर्विरोध चुनवा देते हमारे उम्मीदवार को। आप इतने ही खुश थे, इतने ही प्रसन्न थे तो हमारे उम्मीदवार को निर्विरोध आप चुनवा देते। आपके पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि भाई बहुत योग्य हैं, सक्षम है, हम इनको समर्थन करते हैं। अब कह रहे हैं हमारे उम्मीदवार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए। सही बात है, मान लीजिए अगर कोई बात गलती से कोई बोल दिया तो उसका हम भी विरोध कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मामूली विधायक एमएलसी कौन बनेगा, एमपी में कौन चुनाव लड़ेगा, एमएलए में किसको टिकट देना है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बोर्ड निगम का मेंबर कौन बनेगा, ये छोटी छोटी बात के लिए तो सिर फुटवल हो जाता है इंडी गठबंधन के अंदर। और इतने बड़े पद, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई आदमी आगे नहीं आया। सही बात है, मान नहीं किसी सकते, ने पेश नहीं की थी। बिल्कुल हम नहीं मान सकते आयुष। ये तो स्पष्ट हम फिर से दोहरा रहे हैं कि इन्होंने पार्टी बनाया सुदर्शन रेड्डी को। चलिए, आपके सवालों का जवाब नहीं, एक मिनट में खत्म नहीं हुआ। वो कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं थे। जो सार्वजनिक जीवन में जो पार्टी कार्यकर्ता, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा है, जो कई वर्षों से अपने लिए कोई जगह की तलाश कर रखे, अब हमको पार्टी कोई अवसर देगी, अब हमको पार्टी हमारा सम्मान करेगी, अब हमको पार्टी ध्यान देगी, वैसा कोई आदमी नहीं मिला। कोई तैयार नहीं हुआ इनके पार्टी में कोई नेता। सबको मालूम था कि अपनी हार होने से अच्छा है कि भाई हम कार्यकर्ता बन के रहे, इसलिए इन्होंने जो सार्वजनिक जीवन में नहीं था, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है उसको आप ला करके उम्मीदवार बना दिए और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि चुनाव भी जीत जाए।
वक्त की पाबंदी, हम राष्ट्रीय जनता इसलिए दल का रुख कर हमने लेते हैं। कहा जी। कि इन्होंने उनको पार्टी बनाने का चलिए कहा। हम सीधे राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। क्षितिज जी, देखिए सागर जी भी ठीक प्रश्न उठा रहे हैं कि मतलब विधायक की दावेदारी के लिए 100 नाम आ जाते हैं पार्टी के भीतर, एमएलसी की दावेदारी के लिए, राज्यसभा सांसद की दावेदारी के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की दावेदारी के लिए इंडिया गठबंधन से किसी ने दावेदारी पेश नहीं की। सवाल तो इस पर उठाए जाएंगे। देखिए आयुष जी, आपने कह दिया कि ये सवाल तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इनका सवाल सही है। आपको कैसे पता चला या सागर भाई को कैसे पता चला? क्या ये उस मीटिंग में अवेलेबल थे जिस मीटिंग में ये तय किया विधायक गया? की दावेदारी होती है, पूरा नहीं, मीडिया पर छा दावेदारी जाता है, मीटिंग में उपराष्ट्रपति की रहते हैं, दावेदारी होगी, इनको अब ये चुप किसी रहने को के लिए पता नहीं बोलिए, चलेगा। आप भी इनको चुप गजब रहने बात के लिए करते हैं बोलिए, शिंदे। चुप रहने के लिए बोलिए। देखिए ये पार्टी तय करती है, हमारे सारे कमिटियों ने मिलकर के उनका नाम तय किया। इसमें रणनीति बनाई जाती है कि किस ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसको कि बाकी लोग भी सपोर्ट करें, और बहुत सारी रणनीति तैयार करके किसी व्यक्ति को चयन किया जाता है। ये कह रहे थे कि कैंडिडेट क्यों उतारा गया? अगर ऐसा ही था तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था और किसी एक व्यक्ति का नाम तय करना चाहिए था, उसको बना देते हैं, चाहे वो जो भी होता। हमको तो लगता है झारखंड से ही क्रॉस वोटिंग हुआ, चुनाव करना चाहिए था। अब देखिए झारखंड से ही क्रॉस वोटिंग ऐसा हमको लग रहा है। सर आप लोग कैसे पता इंडिया चला? गठबंधन ने मौका दे दिया है सर, अब तो आशा सवाल कर रहे हैं उठाए ऐसा जाएंगे। हो सकता अब तो है। कहीं अभी तो इंडिया कहीं का भी कह सकता है, कि महाराष्ट्र से हो गए, कह सकता है तमिलनाडु से हो गए, कहता है कि तेलंगाना से हो गए। 14 वो कौन सांसद है ये आपको ढूंढने की जरूरत है। आरोप तो लगाए जाएंगे एनडीए की ओर से। फिलहाल सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है, एनडीए को बड़ी जीत मिली है, और फिलहाल दिल्ली में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सांसद इस वक्त बधाई दे रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है ये कह रहा है कि हम लोकतंत्र की खूबसूरती को इसे मानते हैं और इस चुनावी परिणाम को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन के लिए वक्त है कि 14 सांसद ढूंढने का कि आखिरकार वो कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीनदयाल वर्णवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, दीनदयाल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समझने के लिए। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से, क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए थे सागर कुमार जी, सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।